हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं एएलपी सीबीटी 1 के सिलेबस को लेकर। आज पूरा चर्चा करेंगे कि क्या क्या टॉपिक्स आते हैं, कौन कौन सा क्या पूरा सिलेबस है, उसका डिटेल एनालिसिस आज करने वाले हैं। आज की वीडियो में पूरा सिलेबस लिखा हुआ है। आज मैं आपको बता दूंगा कि क्या क्या टॉपिक पूछे जाते हैं और आपको कितना गलती करने की कहाँ गुंजाइश रहती है, और कट ऑफ के बारे में डिस्कस करेंगे। 2018 की वैकेंसी का कितना कट ऑफ गया था। चलिए आज शुरू करते हैं शुरू से। दोस्तों, सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा मैथ्स के बारे में। मैथ का पोर्शन एक ऐसा पोर्शन है जो हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। चाहे आप किसी भी वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं तो आपका मैथ का अच्छा होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि मैथ सब लोग पढ़ते हैं। तो आपको उनके कंपटीशन में आना है तो मैथ को भी अच्छे से पढ़ना होगा। इसका भी बेसिक सिलेबस है जो कि बाकी एग्जाम में आपको देखने को मिलता है, वही यहाँ पर भी है। उसमें आपको सबसे पहले आता है नंबर सिस्टम पूछा जाता है आपसे। उसके बाद में बॉड मास पूछा जाता है, जो नंबर सिस्टम का ही एक पार्ट होता है। उसमें डेसिमल्स पूछा जाता है, फ्रैक्शंस आपसे पूछा जाता है। उसके बाद में एलसीएम और एचसीएफ आपसे पूछा जाता है। उसके बाद में रेशियो और प्रोपोर्शन पूछा जाता है। रेशियो प्रोपोर्शन से काफी सारे आपके क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, जैसे टाइम एंड स्पीड का क्वेश्चंस भी आप रेशियो प्रोपोर्शन से लगा सकते हैं, या एज कैलकुलेशन जो है वो आप इससे कर सकते हैं। और मिक्सचर एलिगेशन का क्वेश्चन भी कहीं कहीं इससे रिलेटेड होता है। उसके बाद बात करते हैं परसेंटेज। परसेंटेज से आप बहुत सारे क्वेश्चंस लगा सकते हैं। आप परसेंटेज में डिस्काउंट आ जाता है, वो भी आपको पढ़ना होगा। उसके बाद बात करते हैं मेंसुरेशन होता है, इसमें मेंसुरेशन को भी आपको पढ़ना होगा अच्छे से। मेंसुरेशन के बाद टाइम एंड वर्क आपको पढ़ना होगा। टाइम एंड वर्क के बाद में हो गया टाइम एंड डिस्टेंस भी होता है एक टॉपिक वो। उसके बाद में सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट आपको पढ़ना होगा। उसके बाद में डिस्काउंट जो हम पहले चर्चा कर चुके हैं उसके बारे में। उसके बाद में आपको एलजेब्रा को पढ़ना होगा। एलजेब्रा का कुछ ही पोर्शन आता है, ज्यादा नहीं आता, लेकिन क्वेश्चन इसमें से बनता है एक दो क्वेश्चन। आपको इसको बेसिक थोड़ा सा ज्यादा डीप में घुसने की जरूरत नहीं है। एडवांस में आप हल्का सा एडवांस ओवरव्यू के हिसाब से पढ़ सकते हैं। इसमें एडवांस में हाइट एंड डिस्टेंस एक टॉपिक है। उसके बाद में ज्योमेट्री का भी कुछ आ जाता है, जैसे कि ट्राइंगल का एंगल पूछा जाता है, या काफी और सारे क्वेश्चंस आपको इसमें से देखने को मिलते हैं। पाइथागोरस थ्योरम से रिलेटेड आ सकते हैं आपको क्वेश्चन। उसके बाद में ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री के भी आपको हर सेट में 2 से 3 क्वेश्चन हर बार देखने को मिलते हैं, तो इसमें भी इसका आने का बिल्कुल चांस है और क्वेश्चन आता भी है। उसके बाद स्क्वायर रूट और क्यूब रूट, जो नंबर सिस्टम का एक पार्ट है, इसमें से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। उसके बाद बात करते हैं एज कैलकुलेशन के, आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। पाइप एंड पिस्टन आपको देखने को मिल सकता है। पाइप से रिलेटेड क्वेश्चन आपको ज्यादातर हर सेट में पूछा जाता है। उसके बाद मिक्सचर एलिगेशन जो हम डिस्कस कर चुके हैं। दोस्तों, ये मैथ का सिलेबस है जो हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए लगभग सेम रहता है। इसके लिए आपको एक अच्छी सी बुक उठानी है, उसको पढ़ना है। उसके बाद में प्रैक्टिस सेट लगाना है। 2018 का जो प्रैक्टिस सेट है वो आपको लगाना है, जो मैं कई बार बता चुका हूँ। आप उसको लगाइए और इससे आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कीजिए। मैथ आपका यहाँ से बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। इससे बाहर आपका कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला है। मैथ को आप अच्छे से यहाँ से पढ़ सकते हैं। दोस्तों, अब चर्चा करने वाले हैं रीजनिंग को लेकर। रेलवे ने रीजनिंग का पहले से फॉर्मेट को थोड़ा बदला है। इसमें अब आपको कंक्लूजन जैसे क्वेश्चंस आपने बहुत बार देखे होंगे, उस प्रकार के क्वेश्चन आपको ज्यादा देखने को मिलते हैं। उसके लिए आपको अच्छी प्रैक्टिस की जरूरत है। उसके लिए आज हम बात करते हैं क्या क्या टॉपिक्स होते हैं रीजनिंग, वो आज आप पूरा डिस्कस करते हैं। उसके बाद चलेंगे। देखिए, सबसे पहले एनालॉजी, जो हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में लगातार पूछा जाता है। इसके लिए आपको अच्छी प्रैक्टिस की जरूरत है, वो कीजिए एनालॉजी। उसके बाद अल्फाबेट सीरीज हो गया और नंबर सीरीज हो गया, जो कि आप कहीं भी किसी भी एग्जाम के लिए अगर तैयारी कर रहे हैं तो आपने ये जरूर पढ़ा होगा। या कोडिंग डिकोडिंग एक रीजनिंग का टॉपिक है जो हमेशा आता है और अच्छा नंबर दे के जाता है, इजी भी होता है। मैथमेटिकल ऑपरेशंस भी आते हैं कई बार, जो कि आपसे लगातार पूछे जाते हैं। उसके बाद रिलेशनशिप आ गया, ब्लड रिलेशन हो गया, वो सारे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं उसका। लेकिन अब की बार पैटर्न बदल दिया गया है। डायरेक्ट क्वेश्चन ना पूछ के आपसे कई प्रकार के अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन दिए जाते हैं, जो कि आपको प्रैक्टिस सेट में आप जब भी प्रीवियस ईयर का रीजनिंग का देखोगे उसमें आपको देखने को मिल जाएंगे। जैसे P इजिकल टू क्यू, P क्यू का पिता है, इस प्रकार के क्वेश्चन आपको इनडायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन इजी रहते हैं। आप इसको एक बार सॉल्व कर लेते हैं तो आप कई सारे क्वेश्चन एक ही उससे बना सकते हैं। उसके बाद में बात करते हैं कि सिलोजिज्म का बहुत सारा आपको देखने को मिलता है। जम्बलिंग हो गया, ये भी वेन डायग्राम, जो कि बहुत ही इजी होता है, थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करनी होती है। डाटा इंटरप्रिटेशन और सफिशिएंसी हो गया, ये भी आपको पढ़ना होगा। उसके बाद कंक्लूजन, ये दोस्तों ये जो पोर्शन है इस पे आपको ज्यादा ध्यान देना होगा। कंक्लूजन हो गया, डिसीजन मेकिंग क्वेश्चंस होते हैं, डिसीजन मेकिंग, सिमिलरिटीज और डिफरेंसेज होते हैं। उसके बाद में आपका क्लासिफिकेशन आ जाता है एक टॉपिक। उसके बाद एनालिटिकल रीजनिंग आ जाती है।
और उसके बाद में डायरेक्शन आ जाता है, डायरेक्शन आपने पढ़ा होगा। उसके बाद में क्लॉक एंड डायरेक्शन एक टॉपिक है। उसके बाद में कैलेंडर आपसे जरूर पूछा जाता है, कैलेंडर को आपको अच्छे से पढ़ना होगा। और उसके बाद स्टेटमेंट और आर्गूमेंट एंड डाटा एजप्शन ये आ जाता है। और उसके बाद में नॉन वर्बल और वर्बल रीजनिंग का, जैसे कि फिगर्स आपको ट्रायंगल गिनना होगा या स्क्वायर गिनना होगा, और उसके बाद में ऑड वन आउट को छांटना होगा, या ऐसे इस प्रकार के आपको क्वेश्चंस रीजनिंग में देखने को मिलते हैं। और उसके बाद में आपसे फिगर्स के माध्यम से बहुत ही इजी जो रीजनिंग होती है वो भी आपसे 4-5 क्वेश्चन हर सेट में देखने को मिलते हैं, जो कि फिगर दिया होगा उसको आपको पूरा करना होगा। इधर ये दिया है, इधर ऐसे दिया है, तो उसको जो फिगर पूरा करना होता है वो आपको करना होता है। वो भी आप अगर प्रैक्टिस करेंगे तो आप आसानी से कर पाएंगे। करते हैं साइंस के बारे में। साइंस का पोर्शन आप बहुत ही कंफ्यूज रहते हैं साइंस को लेके, किस पर लेवल की साइंस आती है। दोस्तों इसमें 10th लेवल की साइंस आपसे पूछी जाती है, जिसमें फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, बायो हो गया, एनवायरमेंट स्टडीज हो गया, जो कि बहुत सारे टॉपिक्स आपसे पूछे जाते हैं। और एएलपी में दरअसल आपसे न्यूमेरिकल पोर्शन को पूछा जाता है। न्यूमेरिकल बहुत ही इजी होते हैं, लेकिन आपने अगर वो पढ़ा होगा तभी आप उसको बना पाएंगे, नहीं तो आपके लिए वो बहुत डिफिकल्ट हो सकते हैं। उसमें क्या क्या टॉपिक होता है एक बार उसका ओवरव्यू कर लेते हैं। साइंस में देखिए दोस्तों, फिजिक्स आता है। फिजिक्स में न्यूमेरिकल पोर्शन पूछा जाता है, क्योंकि टेक्निकल एग्जाम होने वाला है, इसके लिए आपसे थोड़ा बहुत टेक्निकल क्वेश्चन ज्यादा न्यूमेरिकल वगैरह पूछे जाते हैं। इसमें आपका यूनिट एंड डायमेंशन हो गया, फिजिक्स का एक टॉपिक है। वर्क पावर एनर्जी हो गया, इसका एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन फिक्स है जो आता है। उसके बाद न्यूटन्स के लॉ के रिलेटेड क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है, चाहे वो न्यूमेरिकल हो या आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उसके बाद वेलोसिटी हो गया। उसके बाद वेलोसिटी की जो इक्वेशन होती है तीनों, वो आपसे पूछी जा सकती हैं, या उससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन हर सेट में आपको देखने को मिल सकता है, जो आपने पढ़ा होगा। v बराबर u प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये आपसे इस प्रकार की उससे पूछा जाता है। जो आपको याद होगा तो ही आप इसको बना पाएंगे। उसके बाद में बेसिक इलेक्ट्रिसिटी आपसे पूछा जाता है, बेसिक इलेक्ट्रिसिटी। उसके बाद में मोशन की इक्वेशन होती है वो आपसे पूछी जाती हैं। उसके बाद में मास वेट डेंसिटी, इसके बारे में आपको रिलेटेड डेंसिटी और रिलेटेड मास ये सब आपको पढ़ना होगा। उससे रिलेटेड आपसे न्यूमेरिकल पोर्शन या उससे थ्योरी या फॉर्मूला डायरेक्ट आपसे पूछा जा सकता है। इनकी यूनिट्स आपसे पूछी जा सकती है, जो कि बहुत ही यूनिट कन्वर्जन हो गया कि किलोग्राम ग्राम में होता है, मीटर को सेंटीमीटर या मिलीमीटर में बदलना होता है, ये सब आपसे पूछा जाता है। उसके बाद हीट एंड टेम्परेचर हो गया। उसके बाद में एनवायरमेंट एक अलग से टॉपिक है, उससे रिलेटेड आपसे पूछा जाता है। उसके बाद बात करते हैं तो दोस्तों केमिस्ट्री से भी आपसे आजकल क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछने लग गया है, चाहे वो बॉन्ड को लेके हो गया या आपसे पीरियोडिक टेबल से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो आपको केमिस्ट्री पे भी थोड़ा बहुत ध्यान देना होगा। उसके बाद में बात करते हैं बायोलॉजी। बायोलॉजी का पोर्शन में दरअसल थ्योरी के रिलेटेड आपसे डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जो कि आपको पढ़नी होगी। बायोलॉजी को पढ़ के ही आप इसके क्वेश्चंस लगा पाएंगे। बायोलॉजी आप अगर एक बार भी कर लेते हैं तो उसके बाद आप क्वेश्चंस लगाइए और आप इजी तरीके से बायोलॉजी कर पाएंगे। आप जहां भी फंसते हैं आप फंसेंगे फिजिक्स के न्यूमेरिकल पोर्शन में। इसके लिए आपको दरअसल सारे फॉर्मूला जो है उनको एक सीट में लिख लेना है। जहां भी आप पढ़ते हैं फॉर्मूला याद रहेंगे तो ही आप न्यूमेरिकल बना पाएंगे। चाहे आप कितना भी थ्योरी पढ़े, अगर फॉर्मूला आपने याद नहीं किया है तो आप नहीं बना पाएंगे। इसके लिए आपको अच्छे काम करना होगा फिजिक्स पर। उसके बाद में बायो को भी पढ़ना होगा। उसके बाद में आप केमिस्ट्री को समय दीजिएगा। सबसे ज्यादा समय आपको फिजिक्स और बायो को देना है, केमिस्ट्री को भी समय देना है, उसको इग्नोर नहीं करना है। लेकिन इन दोनों में से क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाएंगे। केमिस्ट्री में थोड़े कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद में लाइफ साइंस एक अलग से टॉपिक आता है, वो भी आपको पढ़ना होगा। जो आपको किसी भी साइंस की बुक लेंगे उसमें आपको पीछे मिल जाएगा, वो आपको पढ़ना होगा। उसके बाद में एस्ट्रोनॉमी और स्पेस से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद में इन्वेंशन जो भी हो रहा है, जो हुआ है, वो सब आपसे पूछा जाता है। उसके बाद में आईटी से रिलेटेड आपसे रैम, रोम, सीपीयू, ये सब क्वेश्चन आपसे कौन सा इनपुट डिवाइस है, कौन आउटपुट डिवाइस है, इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे बेसिक आईटी लिटरेसी आपसे पूछी जाती है। उसके बाद में मिलिट्री और मिसलेनियस क्वेश्चंस कुछ पूछे जाते हैं, मिलिट्री एक्सरसाइज वगैरह, ये सब टॉपिक आपसे पूछे जाता है। अब साइंस में आपको करना क्या है, अगर आप हिंदी माध्यम से हैं तो एनसीईआरटी बेसिक किताब में बता दे रहा हूँ, आप इस किताब को खरीद लीजिए, ये अच्छी किताब है, इसको पढ़िए। और उसके बाद में न्यूमेरिकल और जो भी कुछ लगाना है लगाइए, और कहीं से उसकी थ्योरी जरूर पढ़िए, यूट्यूब से पढ़िए या पेड कोर्स से पढ़िए।
और उसके बाद में बात करता हूँ मैं जनरल अवेयरनेस और जनरल स्टडीज की। ये भी टॉपिक बहुत ही वाइड होता है, इसको आप इतना ज्यादा पढ़ेंगे उतना ही कम है, क्योंकि इसमें आपका पूरा हिस्ट्री का टॉपिक आ जाता है, जो कि हिस्ट्री आपको पूरी पढ़नी होती है। उसके बाद में आपसे ज्योग्राफी भी पूछा जाता है, उसके बाद में आपसे पॉलिटी भी पूछा जाता है, फिर फेमस पर्सनैलिटीज होती हैं या उनके द्वारा कोई बुक्स लिखी जाती हैं, जो कि लगातार हर बुक एक ना एक बुक हर आपको उसमें शिफ्ट में देखने को मिल जाती है, वो भी आपसे पूछी जाती है। उसके बाद में आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड आपसे पूछा जाता है, लोक नृत्य हो गया, लोक नृत्य हो गया और बोली हो गई, ये सब आपसे पूछे जाते हैं। उसके बाद में स्पोर्ट्स से रिलेटेड पोर्शन आजकल देखने को ज्यादा मिल रहा है। स्पोर्ट्स में जो भी अवार्ड होते हैं, चाहे वो करंट में हो या कोई सा भी अवार्ड पीछे मिला हो, वो सब आपसे पूछा जाता है। विंबलडन हो गया या मेंस डबल वाला यूएस ओपन हो गया, ये सारे क्वेश्चन आपसे ज्यादा पूछे जाते हैं। जो ज्यादा लाइमलाइट में रहता है वो टॉपिक आपसे ज्यादा पूछा जा सकता है इसमें। और उसके बाद में साइंस एंड टेक्नोलॉजी से जो भी रिसर्च हो रही है या जो नोबल मिलते हैं, वो सब आपसे पूछा जाता है इसमें साइंस एंड टेक में। उसके बाद मिसलेनियस टॉपिक भी इसमें कुछ रहते हैं, जो आपको लगातार आप करंट अफेयर या पढ़ते रहेंगे, उससे आपको रिलेटेड पूछा जाता है। दोस्तों ये था सिलेबस, जो एक ओवरव्यू मैंने किया था, इसको तो आपको पढ़ना ही होगा। जो सिलेबस ये आपको दिया गया है, इसको आप अच्छे से पढ़ते हैं तो आप एक कदम आगे जा रहे हैं बाकी लोगों से। ये सिलेबस आपको पढ़ना है। और उसके बाद मैं बात सकता हूँ, अगर आपके पास डिप्लोमा है तो आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। उसके बाद आपके पास ITI है या BTech है या BE है, वो आप ALP टेक्नीशियन का फॉर्म भर सकते हैं। इसके बाद में बात करते हैं 12th वाले टेक्नीशियन के लिए एलिजिबल है, वो फॉर्म भर सकते हैं। टेक्नीशियन के लिए वो ALP नहीं भर सकते, टेक्नीशियन के लिए वो फॉर्म भर सकते हैं। उसमें आपके पास PCM से, इसमें एक शर्त है, फिजिक्स केमिस्ट्री में से आपके पास अगर 12th है तो आप इसका टेक्नीशियन का फॉर्म भर सकते हैं और आप एलिजिबल हैं। उसके बाद में और ये बता देना चाहता हूँ, आप चाहे 12th से फॉर्म भर रहे हैं या ITI से भर रहे हैं, CBT1 सिलेबस आपके लिए सेम होने वाला है, एग्जाम सेम होने वाला है और कट ऑफ भी सेम होने वाली है आपकी। उसके बाद में बात करते हैं, इसमें 75 क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। उसमें आपके मैथ के 20 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। उसके बाद जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग के 25 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। साइंस के आपको 20 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और उसके बाद में जनरल अवेयरनेस और जनरल साइंस जनरल स्टडी से आपको 10 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जो कि टोटल 75 क्वेश्चन होता है। लेकिन इसमें क्या होता है दोस्तों, पिछली बार क्या हुआ था एग्जाम में, 75 क्वेश्चन ओवरऑल थे, उसको बढ़ा के 100 कर दिया गया था, पूरा आपका ओवरऑल निकाल के नेट कर दिया गया था, जिसमें कि आपका स्कोर भी बढ़ा था और क्वेश्चन 75 वाला भी बढ़ा था। उसके बाद में उस हिसाब से कट ऑफ निकाली गई थी। उसमें आपको मैं बता देना चाहता हूँ, उसमें आप 40% जो लगभग जनरल कैटेगरी से पाए थे, वो भी CBT1 क्वालिफाई कर चुके थे। CBT1 के लिए जो भी थे पहले 40% जनरल कैटेगरी वाले स्टूडेंट पाए थे, तो उनका CBT1 क्वालिफाई था लगातार लगभग हर बोर्ड से। उसके बाद में OBC वाले लगभग 35 से लेके 36 या 7 तक थे, अगर जो नंबर लाए थे आउट ऑफ 100 में बात कर रहा हूँ, तो वो क्वालिफाई कर गए थे। उसके बाद में SC और ST वालों के लिए 28 से लेके और 32 नंबर तक वो लाए थे, तो वो क्वालिफाई कर गए थे। उसके बाद में बात करते हैं, देखिए दोस्तों, इसमें नेगेटिव मार्किंग आपको 1/3 की देखने को मिलती है, जिसमें 75 क्वेश्चन होते हैं। उसमें अगर आप 3 क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपका 1 नंबर सही वाला भी कट जाएगा। अब इसके बारे में आगे बात करेंगे, इसका सिलेबस क्या रहता है, डिटेल सिलेबस कैसे पढ़ना चाहिए। और अब की बार आप एक बात ध्यान रखिए, आप इस कट ऑफ पे मत रहिए, जरूर ये हाई कट ऑफ जाने वाला है। आप अपना टारगेट बड़ा करके रखना है, कम से कम आपको 75% का टारगेट रख के चलना है जनरल कैटेगरी वालों को। उसके अब इसकी बुक्स पे थोड़ी चर्चा करते हैं कि आपको कौन सी बुक पढ़नी चाहिए, कौन सी बुक इसके लिए बेस्ट रहेगी, जो मैंने पढ़ी थी या जो इससे पढ़ के आप अच्छे नंबर ला सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों मैथ्स की। मैथ्स के लिए अगर आपके पास SD यादव की बुक है, देखिए मैथ की बुक बहुत सारी है, आपके पास कोई भी बुक ले सकते हैं, लेकिन अगर आप अभी बुक नहीं लिए हैं तो आप SD यादव की एक बुक आती है, वो आप ले सकते हैं, वो अच्छी बुक है इसके लिए। रेलवे का एग्जाम पैटर्न, उसमें लगभग हर तरह का क्वेश्चन दिया गया है और ये एकदम एग्जाम लेवल के हिसाब से एकदम बेस्ट बुक है। और उसके बाद बात करता हूँ मैं रीजनिंग की। रीजनिंग के लिए कोई भी बुक बताना इम्पॉसिबल है, इसके लिए आप कोई सी बुक पढ़िए, उसमें एक शर्त होती है, उसमें आपके पास बहुत सारे क्वेश्चंस होने चाहिए, वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आपके पास बहुत सारी हो। उसमें आपको क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस
करनी है रीजनिंग की। आपको अपने हाथ से आप जितनी रफ कॉपी में प्रैक्टिस करेंगे उतना बेटर रहेगा। कोई भी बुक आपके पास अवेलेबल है या आपके नजदीकी में मिलती है, आप वो ले लीजिए। उसमें बशर्ते ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन होने चाहिए। उसके बाद बात करते हैं साइंस की। साइंस के लिए अगर आप पढ़ना चाहते हैं, एनसीईआरटी बेस एक थ्योरी की बुक आती है, उसको कहते हैं, उसके ज्ञान विज्ञान की बुक आती है वो। ये बुक एनसीईआरटी बेस है, आप इसको ले सकते हैं। ये हिंदी माध्यम में है। अगर आप इंग्लिश मीडियम से तैयारी करना चाहते हैं तो दृष्टि की आती है, वो बुक आप ले सकते हैं। एनसीईआरटी बेस है, थ्योरी होती है। पहले आपको थ्योरी पढ़ना होगा किसी भी एग्जाम के लिए, उसके बाद में आप क्वेश्चंस पे जाइए। ज्ञान विज्ञान की हिंदी माध्यम की बुक है, एनसीईआरटी बेस है, वो आप ले सकते हैं। उसके बाद में बात करता हूँ जनरल अवेयरनेस और जनरल करंट अफेयर। आप कहीं से भी यूट्यूब से पढ़ सकते हैं, या आप ले सकते हैं स्पीडी का ईयरली करंट अफेयर आता है, वो आप ले सकते हैं। स्पीडी का ईयरली करंट अफेयर आएगा दोस्तों। आपको इस प्रकार से थ्योरी आप कर पाएंगे। उसके बाद में आपको जरूरत पड़ेगी क्वेश्चंस लगाने की। क्वेश्चंस कहाँ से लगाने हैं? क्वेश्चंस आपको लगाने हैं प्रीवियस क्वेश्चन जो एएलपी में पूछे गए थे, जो ग्रुप डी में पूछे गए थे, जो एनटीपीसी में पूछे गए थे। उसको आपको कहाँ से पढ़ना है? आपको ले लेनी है यूथ की प्रीवियस ईयर की बुक आती है हर किसी के लिए, मैथ के लिए भी, रीजनिंग के लिए भी और साइंस के लिए भी। आप यूथ कंपटीशन की प्रीवियस ईयर एएलपी की या रेलवे की बुक लीजिए, उससे आप ये सब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगा सकते हैं, प्रैक्टिस सेट आप लगा सकते हैं। उसके बाद में अगर आप ऑनलाइन टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं वो भी ले सकते हैं। सबसे पहले आपको अपना सिलेबस खत्म करना होगा। जो सिलेबस बताया है आप उसको खत्म कीजिए और उसके बाद में आप टेस्ट सीरीज पे आ सकते हैं। तो दोस्तों ये था डिटेल एनालिसिस। आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा और आपकी कुछ समझ में आया होगा, आपको किस प्रकार तैयारी करनी है और क्या क्या पढ़ना है आपको समझ में आया होगा। आगे बने रहिए और ऐसी ही वीडियो लाते रहेंगे हम। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।